अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है रेफरेंस फ्रेम्स एंड सूडोफोर्स या सिडोफोर्स। पहले तो हम रेफरेंस फ्रेम की बात कर लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है? फिजिक्स के अंदर बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह है जहां पर बैठकर हम ऑब्जर्वेशंस लें। इस कमरे में बैठकर हम अगर बाहर ऑब्जर्वेशंस लें तो ये कमरा हमारे लिए क्या होगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर आप गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर बैठकर आप बाहर की ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो वो गाड़ी आपके लिए क्या होगी? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। सो इन फिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम according to which measurements are taken. So that coordinate system according to which measurements are taken, according to which measurements are taken is called frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके लिहाज से क्या किया जाए? मेजरमेंट ली जाए। हम आमतौर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा लेते हैं? एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट है। जिस पी पॉइंट की पोजीशन को हम कितने कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं? 3 से, इन स्पेस ए, बी और सी। ठीक है, सो एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर 1, inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Inertial frame of reference क्या है? ऐसा frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity. So that frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity. That frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity is called inertial frame of reference. अच्छा, जब बॉडी रेस्ट, कोई फ्रेम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? जी? 0 होगा। इसलिए इसे हम नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम भी कहते हैं। नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम। अच्छा, अगर एक कार के अंदर आप बैठे हुए हो जिसके अंदर एक्सेलेरेशन है तो दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एक्सेलेरेशन इज नॉट 0। एक्सेलेरेशन जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, किसके लिहाज से? इस इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से। ठीक है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम है जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड है। न्यूटन्स लॉज जो हैं आर वैलिड। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम है जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है। न्यूटन्स लॉज जो हैं आर नॉट वैलिड। ठीक है जी, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी चीज को देखते हुए हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं
कि व्हाट इज मेंट बाय द सीडो फोर्स। सीडो फोर्स जो है, सीडो फोर्स जो है ये एक इमेजिनरी फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है, ठीक है। और ये हमारे किस काम आती है, इससे हम क्या क्या करेंगे अभी हम देखते हैं कि इसका बेसिक जो फंक्शन है इस फोर्स का वो क्या है। सो सीडो फोर्स, सीडो फोर्स, सीडो फोर्स, सूडो फोर्स, जो सूडो फोर्स है इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। सूडो फोर्स इज इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स है, या आप कह सकते हैं इट इज अ वर्चुअल फोर्स। यूं हमें दिखाई नहीं देती लेकिन लग रही होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। मसलन आप ये देखें, अगर फर्ज करें आप एक, ये आपके पास एक कार है, चलें ये कार ले लीजिए, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ कार, ठीक है, ये कार है जी आपके पास, ठीक है। इस कार के अंदर एक लेट्स से पेंडुलम, पेंडुलम लटकर है और ये कार जो है वो रेस्ट में, कार जो है वो क्या है, रेस्ट में। अब आप जैसे यकदम अगर कार फर्ज करें, कार यकदम आगे की तरफ चल पड़े, किस एक्सेलेरेशन से, ए एक्सेलेरेशन से, तो आप क्या देखेंगे कि फोर्स तो लगी कार पर और कार आगे की तरफ चल पड़ी, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो पेंडुलम साहब हैं ये पीछे की तरफ भाग रहा, भाग नहीं रहा, मतलब स्लाइटली पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। कितना एंगल, थीटा एंगल। अब आप जो है वो इस परेशानी का शिकार हो गए हैं कि हमने फोर्स लगाई कार पर आगे की तरफ, इस कार के अंदर एक्सेलेरेशन पैदा हुआ ए आगे की तरफ, लेकिन इस पेंडुलम को क्या हुआ है, ये पीछे की तरफ मूव कर गया, ये पीछे की तरफ मूव कर गया। वो फोर्स जिसने इस पेंडुलम को पीछे की तरफ धकेला है या पीछे की तरफ मूव किया है, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। एफपी हम इसे कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। अब एक एग्जांपल और आपको देते हैं, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। फर्ज करें ये आपके पास एक, यहां पर एक ये टेबल है, लेट्स से छोटी सी प्लेट है, ये टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर आप ऑब्जर्वर साहब आप समझ लेंगे, ये ऑब्जर्वर साहब भी खड़े हैं यहां। अच्छा, ये यहां पर जो ऑब्जर्वर है ना उसको ये नजर आएगा, तो ऑब्जर्वर किस फ्रेम के अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, ऐसे फ्रेम के अंदर है जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या पैदा हो रहा है, ए पैदा हो रहा है। अच्छा, अब ये देखिए यहां पर ऑब्जर्वर साहब खड़े हैं, ठीक है। इस बॉडी की मास लेट से m1 है, इस रॉड की, ठीक है, ऐसे ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड है ये लेट से, ठीक होगी बात। इसके ऊपर एक बॉडी है m2 ऐसे। अब आप क्या करें, सपोज कर लें कि इस m2 और इस टेबल के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। फर्ज कर लेना कि इस m2 और इस बॉडी के दरमियान, टेबल के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अब आप क्या करें, इस टेबल को आगे की तरफ मूव करें विद सम एक्सेलरेशन ए। इस ऑब्जर्वर और ये टेबल तो आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना, अगर आप इसको खींचकर आगे की तरफ मूव करें, लेकिन एक बात आपको यहां पर नजर आएगी कि ये जो m2 है ये आगे जाने के बजाय वो इधर पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो वो फोर्स जो इसे पीछे की तरफ ले जा रही है, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो जो सूडो फोर्स होती है वो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी, और वो एक्सेलरेशन जो जिससे बॉडी से, वो एक्सेलरेशन जिससे बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, बॉडी उसके ऑपोजिट मूव करेगी। तो सूडो फोर्स जो होती है एफपी, वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mass of the object and the acceleration within which वो
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो एक्सेलरेशन जिससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, और इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उतना ही एक्सेलरेशन पैदा होगा इस m2 के अंदर, m2 के अंदर उतना ही एक्सेलरेशन पैदा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। सो द सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन विद इन विच द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, और इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो उस एक्सेलरेशन के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। एक और एग्जांपल आपको देनी है, फिर आपसे इसका थोड़ा सा आप और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। एक जो आपने पिछली क्लासेस में भी वो एग्जांपल पढ़ी हुई है, उससे शायद आपको इससे बेहतर समझ में आ जाए। मसलन फर्ज करें, लेकिन ये हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट के अंदर लेट्स से कि आपने एक बॉडी यहां पर लटकाई हुई है, ठीक है। इसकी मैस m है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैस जो है वो लेट्स से मैस कितनी है? 5 kg, ठीक है। अब इस रस्सी के अंदर जिस स्ट्रिंग से आपने लटकाया हुआ उसके अंदर ये टेंशन है T, इसका वेट किस तरफ है जी? नीचे की तरफ। कितना है? mg, नीचे की तरफ। अगर हम इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ किस एक्सेलरेशन से मूव करें? a एक्सेलरेशन से मूव करें। अब एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर साहब यहां पर है, एक ऑब्जर्वर इधर है, एक ऑब्जर्वर यहां बाहर ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। जो ग्राउंड में खड़ा है जी, ग्राउंड पे खड़ा होने वाला जो ऑब्जर्वर है वो कौन से फ्रेम में है? वो इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वर साहब इस केबन के अंदर, इस लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, ये कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि किस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इट मींस कि ये जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है होगा वो कौन से फ्रेम में होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। अच्छा, चले हम अभी इसको यहां से गायब कर देते हैं। पहले हम इसके हवाले से, ये जो बाहर साहब खड़े हैं, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो ये क्या नोट करेगा? क्या, कौन सी ऑब्जर्वेशन को नोट करेगा? इसके हवाले से, इसके लिए इस बॉडी के, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, फर्ज करें बॉडी चूंकि ऊपर जा रही है, तो अगर नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी? T इज ग्रेटर देन mg, तो T माइनस mg इज इक्वल टू m में। ये इसके लिए लिखा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। T हमारे पास क्या आ गया जी? mg इधर ले गया, या ma प्लस mg, m कॉमन आ गया, a प्लस g। मैंने कहा एक्सेलरेशन फर्ज कर लें बॉडी का कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। बॉडी के अंदर मास कितनी है? 5 kg। तो यहां पर 5 kg लगाएं, a जो है वो 2 लगाएं, g 10 ले लें, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 60 न्यूटन आ गया। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर विच इज ऑन द ग्राउंड आउटसाइड दिस केबन, उसके मुताबिक इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो कितनी होगी? 60 न्यूटन होगी। अब जरा इसके लिए बात करते हैं कि अगर ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो इसके बारे में उसका क्या ख्याल होगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। अब देखिए, वो तो खुद भी तो उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं ना जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रही। इसका मतलब है इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये बॉडी जो है वो क्या होगी? रेस्ट में होगी। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। चूंकि इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं अगर लिखूं टी निकालूं, तो चूंकि ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है रेस्ट में जब बॉडी होगी तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के क्या होगी? बराबर। तो इसमें का मतलब है टी किसके बराबर होगी? mg। टी किसके बराबर हो गया जी? mg। इट मींस
अगर m मैं कितना लूं 5 किलोग्राम, g कितना है 10, तो इसका मतलब है ये आ गई 50 न्यूटन। ये कितनी आ गई जी 50 न्यूटन। इट मींस कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर विच इज प्रेजेंट इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसके मुताबिक इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है 50 न्यूटन। कब? जब बॉडी ए एक्सेलेरेशन से ऊपर मूव कर रही है। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से कितनी है 60 न्यूटन। इसका मतलब है दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए। अब बैलेंस कैसे होगी? बैलेंस कैसे होगी? इसका मतलब है अगर ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर और इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर अगर ये दोनों आपस में इत्तेफाक करना चाहते हैं तो फिर एक फोर्स है जो यहां पर रोल प्ले करेगी। दोनों में, दोनों यानी आप समझेंगे दोनों में इत्तेफाक ले आएगी, दोनों को एग्री करवा देगी। और वो कौन सी फोर्स है? सूडो फोर्स। इसका मतलब है ये जो ऑब्जर्वर साहब हैं, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव की है कितनी 5 kg, किस एक्सेलेरेशन से? ए एक्सेलेरेशन से, तो इस पर एक सूडो फोर्स भी तो लगी होगी। कितनी लगी होगी? वो किसके बराबर है सूडो फोर्स? एफपी। एफपी किसके बराबर है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलेरेशन। तो इसका मतलब है कितने होगी 5 × 2 कितना होगा 10 न्यूटन। इसका मतलब है 10 न्यूटन अगर मैं यहां नीचे लगा दूं तो फिर मुझे बताएं टेंशन टी किसके बराबर होगी? अपवर्ड फोर्स बराबर है डाउनवर्ड फोर्स। इट मींस डाउनवर्ड फोर्स कितनी mg तो आएगी 50 तो लग ही रही है, लेकिन सूडो फोर्स की वजह से जो फोर्स लगी वो कितनी? सूडो फोर्स कितनी लगी 10, तो 10 + 50 कितनी होगी 60। तो इसका मतलब है दोनों क्या कर गए? एग्री कर गए। अब न्यूटन लॉज जो हैं, हमने कहा न्यूटन लॉज इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगते। अगर हमने न्यूटन लॉज को इनर्शियल फ्रेम में लगाना हो, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल करवाना हो, तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? सूडो फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब है सूडो फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन लॉज को एप्लीकेबल करवा देती है। सो दैट फोर्स, जो वो फोर्स जो क्या कर देती है जी, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर न्यूटन्स लॉज को एप्लीकेबल करवा देगी। और सूडो फोर्स किसके बराबर होती है? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलेरेशन, जिससे वो बॉडी मूव कर रही है या जिससे वो फ्रेम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको सूडो फोर्स का कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल गया होगा कि सूडो फोर्स किसके बराबर है। ये एक इमेजिनरी सी फोर्स है, विर्चुअल फोर्स है, हमें नजर नहीं आती। लेकिन ये नजर कब नहीं आती? जब हम बॉडीज की मोशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस फ्रेम के अंदर? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। तो और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर न्यूटन लॉज को आपने एप्लीकेबल करवाना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? सूडो फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए किसके बराबर होगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलेरेशन विदिन विच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग। क्लियर होगी बात जी? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।